शुरू हो गया 1951 से सब निपटा। 1951 में क्या हो गया, जैसे आर्टिकल 370 ने इजाज़त दी थी कि JNK को जो है वो अपना कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बना सकता है, अपना आइन लिख सकता है, तो 1951 में ही क्या बन गई, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ JNK फॉर्म्ड, बनाई गई यहां पे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, जिसका काम क्या था, JNK का आइन लिखना, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ JNK लिखना। ठीक है, तो इसमें जब वोटिंग होगी, जब लोगों ने वोट किया कि हम किनको आगे रिप्रेजेंटेटिव्स रखना चाहते हैं जो हिंदुस्तान का आइन लिखेंगे, तो जाहिर सी बात थी यहां एक ही डोमिनेंट पार्टी थी, दैट वाज NC अंडर शेख अब्दुल्ला। ठीक है, उसको छोड़ा गया था तब तक, जैसे बंद पुंछ जैसा 1932 1946 में उसको बंद किया गया था ना, तो जब बारामूला इश्यू कल मैं डिस्कस कर रहा था, जब ट्राइबल इन्वेजन हो गया था उस टाइम पे शेख अब्दुल्ला को छोड़ा गया था, महाराजा हरी सिंह ने खुद छोड़ा था, उसको लगा था कि ये समझाएगा कश्मीरी लोगों को कि हमारे खिलाफ रिवोल्ट मत करो, तो वो खुला था इस टाइम पे। अब उसके पास मैंडेट आया, ही वाज द ओनली ऑप्शन फॉर द पीपल ऑफ JNK, जिसको वोट दिया गया, तो 75 मेंबर्स ऑफ NC ने जीता इलेक्शन, खुद शेख अब्दुल्ला को साथ लेके, तो 75 मेंबर्स ने बनाया कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ JNK। ठीक है, तो अब डोमिनेंस में आए कौन, द नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी। तो जब इनने असेंबली बनाई, ठीक है, तो इनकी पहली मीटिंग होगी अक्टूबर 31 1951, पहली बार ये मिले यहां पे, तो इस दिन से शुरू हो गया कौन सा काम, हिंदुस्तान का आइन बनाना। और इस टाइम पे जो स्पेशल स्टेटस था JNK का, शेख अब्दुल्ला वाज एक्चुअली प्राइम मिनिस्टर ऑफ JNK, PM ऑफ JNK, आप समझ गए। और इसके ऊपर कौन होता था, सदर रियासत, जो आजकल गवर्नर आप देखते हो उसको कहते थे सदर रियासत। ठीक है, तो हम वहां नहीं जाएंगे कौन कौन से डेजिग्नेशंस थी, तो मैं आपको ये समझा रहा हूं कि व्हाट हैपेंड थ्रू आउट द पॉलिटिकल टाइमलाइन ऑफ JNK। तो आई मेंशन कि जब ये सब आर्टिकल 370 आया 1950 में, तो लोगों ने पढ़ा कि स्पेशल स्टेटस क्या है JNK का, तो उसी के बेसिस पे 1951 में कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ JNK बनाई गई, जिसमें 75 मेंबर्स बैठ गए, किसके, NC के, जिनको लीड कौन कर रहा था, शेख अब्दुल्ला एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ JNK। ठीक है, तो इसके बाद अब सरकार थी यहाँ NC की, और दिल्ली में थी किसकी, कांग्रेस की। ठीक है, तो अभी आपस में नेगोशिएट करते रहते थे। अब सेंटर में जो सरकार थी उनका मुद्दा क्या था, अब वो पछता रहे थे, आर्टिकल 370 हमने फजूल में दे दिया वो सब, अब वो प्लान बना रहे थे हम इसको कैसे अब धीरे धीरे खत्म करें। अब कांग्रेस में ये फर्क थी कि वो अब अंदर अंदर से खत्म कर रहे थे, मतलब लोगों को दिख नहीं रहा था। ठीक है, अब जो प्रेजेंट रिजीम है ये सीधे मुंह पे ही कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं, बट अच्छा यही है कि आप सीधे फ्रंट लाइन पे चल रहे हो, हमें भी क्लियर साथ साथ हो रहा है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। ठीक है, हम किसी गलत फहमी में नहीं है, तो अच्छा यही है, जो करना है सामने करो। हाँ, तो एक्चुअली जो उस टाइम पे शुरू हो गया था 1952 से, कांग्रेस अंदर अंदर से इरोड कर रही थी आर्टिकल 370 को, वो बात करते रहते थे NC गवर्नमेंट से। तो हुआ कब ये, 1952, इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेट था, आई विल क्रिएट दिस टाइमलाइन, 1952 में NC गवर्नमेंट लेड बाय शेख अब्दुल्ला, ही वेंट टू दिल्ली, और वहां पे एक एग्रीमेंट बनाया गया बिटवीन कांग्रेस एंड NC, एग्रीमेंट बनाया गया व्हिच इज फेमसली टर्म्ड एज, मैंने अभी इंप्लीमेंट नहीं कहा, मैं सिर्फ कह रहा हूं ये वहां गया और वहां बना रहे इस एग्रीमेंट को, कहां पे, दिल्ली में, जिसको हम फेमसली दिल्ली एग्रीमेंट कहते हैं। ये कब होता है, 1952 में, बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ JNK। इसमें बात हुई किसकी सबसे पहले, जिसको मैंने कहा था कौन सा लिस्ट, नॉर्मली जो आपने सीखा अभी तक, रिजर्व लिस्ट पे जो भी कानून बनाएगा सेंटर, वो किस पे अप्लाई होगा, पूरे हिंदुस्तान। यहां पे दिल्ली एग्रीमेंट पहले ये लिखा गया, अगर रिजर्व लिस्ट पे कभी भी कानून बनाता है सेंटर, तो वो JNK पे अप्लाई नहीं होगा। अब समझ आपको आर्टिकल ये 7 शेड्यूल मैंने क्यों डिस्कस किया, ये रिजर्व लिस्ट की बात हो रही थी। सबसे पहले जो दिल्ली एग्रीमेंट में बताया गया वो यही था, जो रेजिडुअरी पावर्स होंगे अंडर आर्टिकल, अब देखो ये किसमें लिखा है, 248 में लिखा है, हिंदुस्तान के आइन में आर्टिकल 248 कहता है कि जो भी ऐसे पावर्स होंगे, रेजिडुअरी पावर्स, यानी कि जो नए मुद्दे होंगे, उस पर सिर्फ कानून कौन बना सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, और वो पूरे हिंदुस्तान पे अप्लाई होगा। लेकिन यहां पे एक्सेप्शन यही बनी, जो इस दिल्ली एग्रीमेंट में किसने, शेख अब्दुल्ला ने बनवाया था, कि जो भी रेजिडुअरी पावर्स पे कानून बनाएगा सेंटर, वो JNK पे अप्लाई नहीं होगा। दैट वाज द फर्स्ट स्पेशल थिंग ही टुक फ्रॉम द सेंटर। तो साथ साथ और भी कुछ बातें हुई इस एग्रीमेंट में जो ये बना रहे थे, अभी इंप्लीमेंटेशन की बात नहीं हो रही थी, क्योंकि इंप्लीमेंट कौन करेगा, सिर्फ प्रेसिडेंट कर सकता है। हमने पहले देखा जो भी इंप्लीमेंट होगा JNK में, दैट कैन ओनली बी अप्लाइड बाय प्रेसिडेंशियल ऑर्डर, प्रेसिडेंट के बगैर नहीं। फिलहाल ये बना रहे हैं कौन कौन, शेख अब्दुल्ला और कांग्रेस गवर्नमेंट जो सेंटर में थी, ये आपस में बना रहे थे दिल्ली एग्रीमेंट। तो पहली
क्या लॉ अलग था, ये रेजिडिव जो लिस्ट था ये अलग था ना, ये अलग था। नहीं मतलब जेड के भी कुछ अप्लाई नहीं हो सकता था विदाउट प्रेसिडेंट, तो एग्रीमेंट बनाने की क्या जरूरत थी? एक होते कौन से लॉज, वो यूनियन लॉ की बात हो रही थी, लॉ ऑफ यूनियन एंड लॉ ऑफ कंकरेंट लिस्ट। मैंने इसलिए तो समझा था 7 शेड्यूल, जो भी कानून होगा यूनियन लिस्ट का या कंकरेंट लिस्ट का जो सेंटर बना रहा है वो जेएनके पे अप्लाई नहीं होगा, उसकी बात मैं कर रहा था वहां पे। ये मैं चौथे लिस्ट की बात कर रहा हूं। जो रिजर्व लिस्ट था जहां पे कुछ नए इश्यूज आएंगे, वो तो भी डिफाइन नहीं था ना, वो तो जुड़ते जाएंगे आगे चलते चलते, अभी आगे आगे बहुत कुछ हो सकता है। तो उन लॉज की बात हो रही थी जो रेजिडिव लिस्ट में था। अगर कल को कोई ऐसा नया मुद्दा आ गया, फॉर एग्जाम्पल हम सोशल मीडिया की बात करें, सोशल मीडिया नया है, ठीक है, तो सेंटर उस पर लॉ बनाएगी उसको रेगुलेट करने के लिए सोशल मीडिया पे। अगर कोई भी कानून बनता वो जेएनके पे अप्लाई नहीं होता हो, ठीक है, बाकी पूरे रेस्ट ऑफ इंडिया पे अप्लाई हो जाएगा विदाउट जेएनके। दैट वाज फर्स्ट थिंग विच वाज फॉर्म्ड इन दिल्ली एग्रीमेंट। और भी कुछ चीजें जो इसमें बताई गई थी कि इंडिया की कुछ प्रोविजंस को एक्सटेंड करना है जेएनके में, जो शेख अब्दुल्ला ने एक्सेप्ट किया था। ये कौन से प्रोविजंस थे? लाइक फंडामेंटल राइट्स, वरना तब तक फंडामेंटल राइट्स अप्लाइड जेएनके पे नहीं थे। अब देखो कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन यहां पे नहीं थी, सुप्रीम कोर्ट यहां के केसेस नहीं सुन सकता था। यहां पे जो अपना जेएनके हाई कोर्ट था या जेएनके का कोर्ट था वो एपेक्स कोर्ट था, उसके ऊपर नहीं जा सकते थे। जो फैसला दिया उन्होंने जेएनके के लिए वही होता था। सुप्रीम कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन जेएनके पे नहीं थी, लेकिन इस एग्रीमेंट में यह बताया ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट एक्सटेंड कहां होगी? जेएनके पे भी, ठीक है। ऐसी ज्यूरिसडिक्शन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यहां पे जो अपने इलेक्शन होते थे वो ये नहीं करते थे, यहाँ की अपनी बॉडी थी, ठीक है। लेकिन इस एग्रीमेंट में यह लिखा गया कि अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ज्यूरिसडिक्शन जेएनके पे भी है, वरना ये नहीं था, ठीक है। ऐसी सिटीजनशिप, हमारे पास अपना स्टेट सब्जेक्ट था, ठीक है, लेकिन स्टेट सब्जेक्ट के साथ साथ हमारा आधार कार्ड भी था, ठीक है। 2019 से पहले की भी बात कर रहा हूं मैं। क्या 2015 में हमारे पास आधार कार्ड नहीं था? बिल्कुल था। हमारे पास 2 सिटीजनशिप थी, एक तो इंडियन सिटीजनशिप और कश्मीर की सिटीजनशिप थी, जेएनके की सिटीजनशिप थी। वो तभी आ गया था कि इंडियन सिटीजनशिप विल अप्लाई ऑन जेएनके, ठीक है। कब हो रहा था? 1952 में एग्रीमेंट बन रहा था, ठीक है। और ऐसे ही दिस सुप्रीम कोर्ट, हाँ, इलेक्शंस, यूनियन के इलेक्शंस जैसे एमपीज, ये उसी टाइम पे ऐड हो गया था कि यूनियन के इलेक्शंस भी यहां पे होंगे, वरना यहां पे यूनियन इलेक्शन नहीं होता था। यहां पे यहीं पे सब कुछ होता था, अपना स्पेशल था सब कुछ। लेकिन 1952 एग्रीमेंट में ये चीजें लिखी गई, तो यही चीजें दी गई किसको? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, कि इसको प्रेसिडेंशियल ऑर्डर में निकाल दो, आप लिख दो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर में और इसको रिलीज कर दो, क्योंकि एंड कौन कर सकता था? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये ऑर्डर आया कब? फिर नेक्स्ट 1954 में, यही जो यहां बनाया गया ना, यह एज ए ऑर्डर आ गया। ये मान लो कि हम अभी कुछ डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, हमने कुछ चीजें यहाँ पे अपने लिए डिसाइड की इस क्लास के लिए, हम उनको लिख रहे हैं, फिर मैं बोलूंगा मैनेजमेंट को ये परसों रिलीज कर देना, आप वहां नोटिस बोर्ड पे लगा देना कि ऐसा ऐसा होगा, परसों रिलीज करना। ऐसा कुछ हो रहा था। शेख अब्दुल्ला एंड कांग्रेस दे वर फॉर्मुलेटिंग सम थिंग्स, फिर दे दिया किसको? प्रेसिडेंट को, कि अब इसको आप प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से निकाल दो। तो वो 1954 में हो गया, दैट प्रेसिडेंशियल ऑर्डर आ गया 1954 का। कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर, इसका नाम क्या था? कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर ऑफ 1954। इस ऑर्डर में सीधे लिखा गया वही, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ज्यूरिसडिक्शन अप्लाई टू जेएंडके, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ज्यूरिसडिक्शन अप्लाई टू जेएंडके। साथ साथ ये बोला गया कि दिस सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सिटीजनशिप अप्लाइड ऑन जेएंडके, ठीक है। यूनियन इलेक्शंस अप्लाइड ऑन जेएंडके। कितनी चीजें अप्लाई होगी जेएंडके पे, यानी कि इरोजन हो रहा था। अब अभी तक जो जेएंडके पे पावर था ही नहीं उनका, ना सुप्रीम कोर्ट का, ना तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, वो अब धीरे धीरे कब्जा कर रहे हैं किस पे? जम्मू कश्मीर पे। बदले में एक चीज ऐसी दी जिससे हम सब लोग बेवकूफ बन गए यहाँ पे। वो क्या था? इस सब के जब ये आ गया, ठीक है, ये प्रेसिडेंशियल ऑर्डर था, इसके बदले दिया आर्टिकल 35A। था क्या ये? किसको? किनको? ये गारंटी करता था टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ जेएंडके, यानी कि यहाँ के जो लोग हैं सिर्फ वो जमीन खरीद सकते हैं आपस में, जहाँ बाहर का कोई नहीं आ सकता जमीन खरीदने। दैट वाज 35। बस इतनी सी बात थी इसमें, और कुछ नहीं था। लेकिन इसके बदले जो वो ले रहे थे, जो ये सब अप्लाई कर रहे थे, ये किसी को दिखा ही नहीं।
कि इतना तो ये सब वहां से अप्लाई कर रहे हैं JNK पे, उसके बदले यहाँ पे लोग, अब लोग भी यहाँ पे वैसे ही थे, वो जमीन में खुश थे, ठीक है ना, वो तो आज भी जमीन में ही खुश है, लोग यहाँ जमीन पे ईमान बेच देते हैं अपना JNK में। तो इसीलिए उनको लगा कि दे आर हैप्पी ऑन द लैंड, ठीक है, तो उन्होंने आर्टिकल 35 में लिखा कि टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, यानी कि उसका मतलब क्या था कि यहाँ की जमीन सिर्फ JNK के रेजिडेंट्स के लिए होगी, JNK के लिए सब्जेक्ट्स के लिए होगी, जो यहाँ के सिटीजन होंगे JNK के, बाहर वाला कोई भी यहाँ पे लैंड नहीं खरीद सकता है। वही लिखा था आर्टिकल 35A में, लेकिन बदले में जो ECI, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट, यूनियन इलेक्शन, ठीक है, सिटीजनशिप, ये सब अप्लाई किया किस पे, JNK पे। दिस वॉज द इरोजन एक्चुअली, अब समझ गए, दिस वॉज द इरोजन इन 1954, ठीक है। तो आगे जब बढ़े, फिर जब ये सब चीजें होगी, एक्सेप्ट की, अब ये सब अप्लाई भी होगी, क्योंकि यहाँ की लेजिस्लेटिव असेंबली ने एक्सेप्ट किया उसको, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने क्या, उसने भी क्या किया, एक्सेप्ट किया इस चीज को, क्योंकि कंडीशन वही थी कि जो भी अप्लाई होगा प्रेजेंट ऑर्डर से, उसको क्या करना है, उसको करना है कंकरेंस लेना है, किसका, लेजिस्लेटिव असेंबली का, उसके बाद फिर किसका, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, दोनों ने इजाजत दे दी और ये सब हो गया, ठीक है। तो दो सिक्योरिटीज मिली JNK को, एक तो रेजिडुअरी पावर्स, ठीक है, वहां पे अगर कोई लॉ बनेगा वो JNK पे अप्लाई नहीं होगा, और बस ये मिला 35A। उसके बदले में इतना सारा जो इंप्लीमेंट किया किस पे, JNK पे, इट वाज टोटली नेग्लिजिबल फॉर द पीपल ऑफ JNK। मतलब दिखा ही नहीं किसी को कि कैसे इरोजन हो रहा है एक्चुअली, ठीक है। तो आगे बढ़ते फिर क्या हो गया आगे, 1957 में हम आएंगे। अब 1957 में क्या हो गया, $1957 तक इनको लग गया JNK का आइन लिखते लिखते। असेंबली कब बनाई थी, 51 में, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 1957 में उन्होंने कंप्लीट किया जम्मू कश्मीर का आइन लिख के। ये 25 जनवरी था जब ये लास्ट सेशन ने किया, 25 जनवरी 1957 की बात है, जब ये असेंबली जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इसने खुद को डिसॉल्व किया, यानी कि इन्होंने ये कहा कि हमारा काम खत्म हो गया, हमने JNK का आइन लिख लिया, आज से अप्लाइड है किस पे, जम्मू एंड कश्मीर पे, हम इस बॉडी को क्या कर रहे हैं, डिसॉल्व खत्म। लेकिन जाते जाते ये आर्टिकल 370 पे कुछ नहीं बोल के गए, ठीक है ना, मतलब भूल गया कुछ, जो भी हो गया इन आर्टिकल 370 पे कुछ नहीं बोला। और JNK कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज डिसॉल्व्ड, यानी कि अब ऐसी कोई बॉडी रही ही नहीं। जब ऐसी बॉडी कोई रही नहीं तो आर्टिकल 370 के बारे में कौन ही बोलेगा अब, क्योंकि जो लास्ट पावर दिया गया था कि अगर आर्टिकल 370 को भी हटाना है वो सिर्फ कौन कर सकता है, ओनली दिस असेंबली। अब जब इन्होंने डिसॉल्व किया खुद को, ये बॉडी रही नहीं, तो आर्टिकल 370 को भी कोई हटा नहीं सकता है, बिकॉज इट वॉज रिटन इन आर्टिकल 370 इटसेल्फ कि सिर्फ ये बॉडी हटा सकती है किसको, आर्टिकल 370 को। यहां तक क्लियर हो गया, स्टोरी समझ आ रही है आपको या नहीं? ये खुद NC चला रही थी सब, यहाँ पे बस वही चला रहे थे। इसका पुलिसिंग का कोई रोल था इसमें? किसमें? सदर रियासत, वो तो महाराजा होता था ना, हाँ, गवर्नर नहीं, वो बाद में आया गवर्नर बना, सदर रियासत कहते थे उसको। उसको दिखाना पड़ता था ना, जैसे आजकल देखो जब भी बिल बनती है, स्टेट गवर्नमेंट कोई बिल बनाती है, एंड पे साइन कौन करता है, गवर्नर, वही सेम रूल था, ठीक है। तो ही वॉज द हेड ऑफ द स्टेट, JNK स्टेट, सदर रियासत, ठीक है। तो यहां तक आपको समझ आया कि जब जिस दिन किस डेट की बात कर रहा हूं, 25 जनवरी 1957, इस दिन सीधे खुद को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने डिसॉल्व किया विदाउट कमेंटिंग ऑन आर्टिकल 370, ठीक है। तो उस दिन सुप्रीम कोर्ट भी समझ आया कि ये बन गया परमानेंट फीचर। असल में लिखा था कि ये टेम्पररी है, आर्टिकल 370 में ये भी लिखा था दिस इज द टेम्पररी फीचर फॉर जम्मू एंड कश्मीर। लेकिन कब तक टेम्पररी, अगर ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हटाती तो वो आराम से हटा सकते थे इसको, आर्टिकल 370 को, लेकिन जब उन्होंने हटाया नहीं, वो खत्म होगी, तो ऑटोमेटिकली ये फीचर बन गया परमानेंट। क्या बन गया? इट बिकेम दी परमानेंट। इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग केसेस में कहा भी है कि आर्टिकल 370 इज द परमानेंट फीचर, इट इज नॉट दी टेम्पररी। सेंट्रल गवर्नमेंट्स बोलती रहती थी ये टेम्पररी है, खासकर दी बीजेपी गवर्नमेंट, ठीक है, वो शुरू से बोलते थे कि यहाँ पे वन कॉन्स्टिट्यूशन, वन फ्लैग, वन सब कुछ होना चाहिए, तो उनका वही था। इनफैक्ट जो थे उनके श्यामा प्रसाद मुखर्जी वाज द फाउंडर ऑफ दीज पीपल, बीजेपी का जो यू कैन से दैट थे, जो फाउंडर थे इनके एक्चुअली, तो वो भी इसी चीज पे बात करते थे कि यहाँ पे एक ही आइन होना चाहिए पूरे हिंदुस्तान में। JNK के खिलाफ था वो, किस चीज के लिए? JNK के कॉन्स्टिट्यूशन के लिए और इनके अलग फ्लैग के लिए। हाँ,
वो जो साथ थे, मैं ये कह रहा हूं जो खिलाफ खड़े थे इसके कि ये नहीं होना चाहिए, जेएनके का अलग कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होना चाहिए, जेएनके का अलग फ्लैग नहीं होना चाहिए, सब कुछ एक ही होना चाहिए, ठीक है। तो आइडियोलॉजी पहले से यही थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग केसेस में ये बार बार बताया कि आर्टिकल 370 को नहीं हटा सकते, इट्स द परमानेंट नेचर। किस दिन से ये शुरू हो गया? फ्रॉम दिस डे व्हेन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ जेएनके डिसॉल्व्ड इटसेल्फ। यहां तक समझ आपको, ठीक है। अब मैं केसेस वही बताऊंगा कि केसेस दो, आई विल मेंशन 2 केसेस जिसमें खुद सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी कि इसको हम नहीं हटा सकते। अब ये कौन से केसेस थे? वन वाज संपत प्रकाश वर्सेस स्टेट ऑफ जे&के। केस ऐसे ही होते हैं ना, वर्सेस दो बीच के बीच ऐसे कोर्ट, ये कोर्ट लैंग्वेज होती है, ए वर्सेस बी, वैसे ही संपत प्रकाश इसका कुछ अपना मसला था वर्सेस स्टेट ऑफ जे&के। जो ये केस था इसमें सीधे सुप्रीम कोर्ट नहीं, सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था, 1968 की बात है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 370 इज अ परमानेंट फीचर ऑफ जे&के, इट कांट बी टेकन अवे बिकॉज देयर इज नो बॉडी लाइक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, सो कोई इसको हटा नहीं सकता है। सुप्रीम कोर्ट, एपेक्स कोर्ट ऑफ इंडिया कह रहा है, ठीक है। जो दूसरा केस था जो इसके बाद 2016 की बात, इसके बीच में और भी केसेस हो गए जहां पे इनडायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट ने बार बार बोला कि आर्टिकल 370 को नहीं हटा सकते हैं। जो लेटेस्ट केस था दैट वाज इन 2060, दैट वाज एसबीआई। एसबीआई का मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस संतोष गुप्ता। संतोष गुप्ता, ये केस 2016 में चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में। इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने सीधे कहा आर्टिकल 370 इज अ परमानेंट फीचर, इट्स नॉट ए टेम्पररी फीचर। मैं आपको बस एग्जांपल्स दे रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट तो कह रहा था ये सब, फिर कैसे ये सब पॉसिबल किया गया, कैसे हटाया गया, असल में वो समझना है हमें। हाउ द करंट गवर्नमेंट मेड इट पॉसिबल दैट दे एब्रोगेटेड आर्टिकल 370, क्योंकि 2016 तक भी एक स्ट्रॉन्ग एक इस पे फाउंडेशन थी कि आर्टिकल 370 को कोई हटा नहीं सकता है, किसी की हिम्मत नहीं है। इनफैक्ट 4 अगस्त 2019 तक सब कह रहे थे, जहां की जो लोकल पार्टीज थी, एनसी थी, पीडीपी थी, हूसोएवर वाज अ पर्सन, इंडिया के बड़े इंटेलेक्चुअल्स कह रहे थे ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन 5 अगस्त को एक नया खेल दिखाया बीजेपी ने इन द हाउस, वो हम खेल आगे देखेंगे अभी क्या होने वाला है वो। तो दीज वर द केसेस जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने बताया था कि इट कांट बी एब्रोगेटेड और रिमूव्ड, आर्टिकल 370 की बात कर रहा हूं मैं। तो सब कुछ शुरू कहां से हो गया? (2014) 2014 में क्या होता है, सेंटर में आती है बीजेपी रूलिंग पार्टी, और यहां पे जो असेंबली हो गया 2014 में ही इलेक्शन कहां पे हो गया? असेंबली इलेक्शंस ऑफ जे&के, ठीक है। इन 2014 दिसंबर की बात है जब इलेक्शन ऑफ जे&के लेजिस्लेटिव असेंबली हो गया। यहां की असेंबली स्टेट है ना ये, तो यहां स्टेट इलेक्शन हो गए। इस इलेक्शन में क्या हो गया? पीडीपी वॉन 28 सीट्स, एनसी वॉन 15 seats, BJP won 25 seats and Congress won 12 seats. टोटल सीट्स जो जे&के में थी 2014 की बात कर रहा हूं, 87 सीट्स कितनी थी टोटल सीट्स? सरकार कौन बनाता है? जिसके पास मेजॉरिटी होगी। 87 का मेजॉरिटी क्या है? 43, 40 मोर देन 50% 43। जिसके पास 43 सीट्स होंगी वो बनाएगा सरकार। किसी के पास थे? नहीं थे। अब मुझे एक बात बताओ, तब अगर ये और ये मिलते आपस में कितना बनता है? कितना बनता है? बराबर बनता है? नहीं मिलेगा, ईगो प्रॉब्लम। एनसीपीडीपी मिले होते तो शायद इस हालात में नहीं होते हम अभी, लेकिन ये नहीं मिले आपस में। जब नहीं मिले तो उस टाइम पे अब हंग असेंबली कहते हैं ऐसी असेंबली को, जब सरकार नहीं बन रही है ना, इट्स कॉल्ड एज हंग असेंबली। हंग असेंबली मतलब जहां पे सरकार प्रोविजन बन ही नहीं रहा है, कुछ कोई सरकार बनाने के लायक है ही नहीं, क्योंकि 43 सीट्स आपको 43 थी यहाँ पे ना, मतलब मेजॉरिटी उसी को समझते थे। हाँ सॉरी 44, इसमें कुछ साथ थे ना इसकी बात, क्योंकि ये और एनसी ये हमेशा एक साथ रहे हैं, कांग्रेस एनसी का हमेशा रहा है अलायंस, ठीक है। तो कुछ सीट्स यहाँ थी, मतलब अगर ये करते ना तब तो आराम से सरकार बन जाती, लेकिन पहले इन्होंने ही नहीं माना ना। लोग उस टाइम पे देख भी रहे थे कि यही तो बनाएंगे। हाँ, तो मतलब पीपल वर एक्सपेक्टिंग दिस, और यही सही था एक्चुअली। कांग्रेस एनसी और पीडीपी की सरकार सही थी एक्चुअली, चाहे उनको कांग्रेस के 2-3 जोड़ने पड़ते अपने साथ, वो सही था। लेकिन जो हुआ उसका रिजल्ट अभी आपको बताऊंगा कैसे अब हो गया। तो जब ऐसी हालात हो गई 2014 में, तो यहां पे लगाया गया गवर्नर्स रूल,
ठीक है, तो गवर्नर रूल इंपोज हो गया। इसी 28 दिसंबर की बात है, जब जैसे रिजल्ट आ गया इलेक्शन का 28 दिसंबर शाम को पता चला कि कोई भी पार्टी सरकार नहीं बना सकती है, ना तो मिल रहे आपस में लोग, क्योंकि तब तो पहले बीजेपी के साथ भी नहीं मिल रहे थे, ठीक है, तो किसी के पास क्लियर कट मेजॉरिटी थी ही नहीं। तो हंग असेंबली जब हो गई तो इसी 28 दिसंबर की बात है ये कि क्या लगाया गया, गवर्नर रूल लगाया गया। अब जब गवर्नर रूल लगाया गया तो शुरू होगी बैकग्राउंड टॉक्स, किसके बीच में, पीडीपी और बीजेपी के बीच में। उस टाइम पे मुफ्ती मोहम्मद सईद थे, हु वाज द हेड ऑफ पैटर्न ऑफ पीडीपी, तो उसके और दिस प्राइम मिनिस्टर मोदी के बीच में बातचीत शुरू हो गई। वो दिल्ली जाते थे तो वहां पे उन्होंने अलायंस बनाया कि उन्होंने पीडीपी और बीजेपी ने, पहली बार ऐसा हो गया कि यहाँ की लोकल पार्टी ने अलायंस किसके साथ किया, बीजेपी के साथ। हम कौन से मंथ में, दिसंबर 2014, ठीक है। अप टू मार्च 2000, नेक्स्ट क्या होगा, 2015 के मार्च में, और वो भी 1 मार्च। इनने जब बात की कहां पे, दिल्ली जाके, तो आपस में जो भी हो गया, इनकी डील्स जो हो गई, तो उनने माना अब यानी कि अलायंस किसका हो गया, बीजेपी और पीडीपी का। एंड ही वाज द पर्सन जो क्या बन गया, सीएम ऑफ जेएंडके, क्योंकि बीजेपी वाज हैविंग 25 सीट्स, पीडीपी वाज हैविंग 28, तो वो तो हाफ मार्क्स से तो काफी आगे थे, वो 44 से तो काफी आगे थे। तो तब जाके बन गया 1 मार्च 2015 को कौन बन गए, मुफ्ती मोहम्मद सईद बिकेम दी सीएम ऑफ जेएंडके। तो व्हाट हैपेंड, इसके बाद दूसरा साल आ गया, तो नॉर्मली चल रहा था इस साल सब कुछ, तो पहुंच गया 2016 में सबसे पहले जो इवेंट हो गया, दैट वाज डेथ ऑफ द मुफ्ती मोहम्मद सईद, वो भी जनवरी में ही। जो ही 2016 आ गया, इट वाज 8th of January which actually led to death of मुफ्ती सईद। जब इसकी डेथ हो गई तो फिर से गवर्नर रूल लगाया गया, ठीक है, हाँ, मतलब जब तक आप बाकी ना हो, तो फिर से यहां पे आया, इट लीड टू गवर्नर्स रूल इन जेएंडके, ठीक है। जब गवर्नर देख रहा था पूरे स्टेट को, उसे कहते हैं गवर्नर्स रूल, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट मंथ जो आया, दैट वाज मार्च, इसी साल का, किसका, 2016 का। मार्च को क्या होता है, महबूबा मुफ्ती जाती है दिल्ली, शी अगेन मेट टू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी, तो वहाँ पे वो बीजेपी से मिलती है, तो दे हैड द राउंड ऑफ टॉक्स देयर, ठीक है। तो वो एंड पे डिक्लेयर करती है मीटिंग के बाद कि आई एम सेटिस्फाइड दैट सेंटर जो है वो हमारी एश्योरेंस जो हमें चाहिए थी उनने हमें दी, आई एम सेटिस्फाइड विद द सेंटर विद द बीजेपी एंड आई वांट टू क्रिएट दैट अलायंस अगेन विद बीजेपी, ठीक है। तो फिर क्या हो गया, अप्रैल, नेक्स्ट मंथ, अप्रैल 4, महबूबा मुफ्ती पहली वुमेन सीएम बन गई, क्या, किसकी, जेएंडके। किस साल में हो रहा है, 2016 में हो रहा है, ये मार्च में हो गया। 8 जनवरी डेथ ऑफ द फादर ऑफ महबूबा मुफ्ती। फिर वो चली गई कहाँ पे, दिल्ली। इस टाइम के बीच में, जनवरी से मार्च के बीच में काफ़ी बार दिल्ली आना जाना लगा रहा उनका, तो वहाँ पे बातचीत हो गई बीजेपी के साथ, तो उनने वहाँ एश्योरेंस दी, हाँ जी हम आपके साथ मिलकर वो सब काम वाम करेंगे, तो इतना ही बोला कि हम satisfied with the assurances। तो दिस 22 अप्रैल को ये क्या बन गई, फोर्थ अप्रैल को शी बिकेम द फर्स्ट वुमेन सीएम ऑफ जेएंडके, ठीक है। तो अप्रैल, उसके बाद नेक्स्ट मंथ कौन सा था, अप्रैल, मई, जून, जुलाई 8 को क्या होता है, अब नॉर्मल चल रहा था, ये वुमेन सीएम बन गई, ये सेलिब्रेट कर रहे थे, पहली बार वुमेन बन गई, तो जुलाई के मंथ में, जुलाई 8 क्या हो गया इस दिन, ऑन जुलाई 8 बुरहान वानी वॉज न्यूट्रलाइज्ड, ये नहीं बोलना है, he was neutralized, ठीक है। नेवर एवर यूज सच वर्ड्स, क्योंकि आप बाहर जो निकलते हो तो ये वर्ड्स बहुत ही खतरनाक हो सकते हैं आपके लिए आजकल। तो ही वॉज न्यूट्रलाइज्ड, ठीक है, ही वॉज टेररिस्ट अकॉर्डिंग टू द फोर्सेज, तो ही वॉज न्यूट्रलाइज्ड ऑन 8 जुलाई। तो आप जानते हो उनकी डेथ के बाद यहाँ पे हालात हो गए खराब, ठीक है, इतने खराब हो गए, प्रोटेस्ट हो गए, दैट 85 पीपल की डेथ हो जाती है साथ साथ, 85 डेथ्स,
क्योंकि इसके बाद जो हीरोइक फिगर इमर्ज हो गया बुरहान वानी, तो बहुत सारा यूथ जा रहा था कहाँ की और मिलिटेंसी की, और दे वर पिकिंग द आर्म्स, दे वर पिकिंग द गन्स। तो एक इंस्पिरेशन हो गया था वो कुछ बुरहान वानी का किलिंग जो था, तो काफ़ी छोटे छोटे लड़के निकलते थे आप। तो इतने एनकाउंटर्स बढ़ गए थे उस टाइम पे 2016 में, हर रोज कहीं ना कहीं पे एनकाउंटर चलता था, एंड देयर वाज एलिमिनेशन ऑफ द पीपल, देयर वाज एलिमिनेशन ऑफ द पीपल। और एनकाउंटर साइट्स पे सबसे बड़ी बात 2016 में क्या था, एनकाउंटर साइट्स पे लोग प्रोटेस्ट करते थे, पत्थरबाजी करते थे, वहां पे जब गोलियां चलती थी सिविलियंस भी मरते थे उसमें से बहुत, ठीक है। वो बीच में मतलब इतना तब वो जज्बा बड़ा था लोगों का कि उनको फर्क नहीं पड़ता था गोलियों से तब लोगों को। दे वर एक्चुअली, अदरवाइज प्रोटेस्ट होते थे नॉर्मली सड़कों पे या कहीं और, लेकिन उस टाइम पे एनकाउंटर साइट पे प्रोटेस्ट होते थे, which were actually hindering the security forces। और राजनाथ सिंह ने उस टाइम पे was डिफेंस मिनिस्टर, उसने खुली छूटी थी आर्मी को, चलाओ गोलियां। उसी चक्कर में 85 people were killed into those encounters। These were not the militants, these were the people who were protesting on the encounter sites। तो हालात काफी ज्यादा खराब हो गए जब 85 की डेथ हो गई, तो वायलेंट क्लैश हो रहे थे। तो उस टाइम पे पीडीपी और बीजेपी इनके बीच में डिफरेंसेस क्रिएट हो गई। इट वॉज एक्चुअली महबूबा मुफ्ती जो कह रही थी कि एनकाउंटर साइट्स पे ऐसे आप मत करो, ठीक है, जब वहाँ पे लोग होंगे तो यू शुड एक्चुअली रिस्ट्रेन फ्रॉम फायरिंग, ठीक है। तो ये सब कुछ हो गया, तो कोशिश करी थी महबूबा मुफ्ती के लोगों को बचाने की कोशिश करी थी, लेकिन लोग भी तब जज्बे में थे, वो जाते थे एनकाउंटर साइट्स पे, प्रोटेस्ट करते थे वहाँ पे। तो फिर एक दिन महबूबा मुफ्ती इतनी मजबूर होगी तो टॉफ़ी वाला कमेंट भी आ गया उनका, तो जिस पे आज तक सुनना पड़ रहा है उसको कि वो बच्चा वहाँ पे टॉफ़ी लेने गया था क्या। तो ऐसा कुछ हो रहा था, तब हालात ख़राब ही चल रहे थे। तो फिर 2018 तक यही सब चलता गया। 16 से 18 तक इतने सारे एनकाउंटर्स हो गए, इतने सारे हालात खराब हो गए, 2 साल पूरे डिस्टर्बेंस के थे, अप टू 2018, ठीक है। 2018 के रमजान के महीने में, इट वाज द मंथ ऑफ मे आई थिंक सो, जब महबूबा मुफ्ती ने जून में, उसने नहीं मई जून ऐसा ही कुछ था, तो उस टाइम पे महबूबा मुफ्ती ने ऑफर दिया किसको, सेंटर को, कि आप इस टाइम पे रमजान के लिए सीज फायर कर दो। सीज फायर मतलब इस टाइम पे एनकाउंटर्स मत करो। तो राजनाथ सिंह ने कहा ठीक है, 1 महीने के लिए हम बंद करते हैं एनकाउंटर्स। तो आर्मी फोर्सेस को ऑर्डर मिले दैट यू एक्चुअली रिस्ट्रेन फ्रॉम दी, आप एनकाउंटर जो काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन है ये भी बंद कर लो 1 महीने के लिए। लेकिन इस 1 महीने में इतने सारे अटैक्स हो गए उस टाइम पे, मतलब हर रोज न्यूज आती थी वो फलानी शख्स जुड़ गया इस पार्टी के साथ, वो जुड़ गया किसी जैश ए मोहम्मद, लश्कर तोयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, तो ये सब न्यूज़ आ रही थी। इन शॉर्ट उस टाइम पे बहुत सारे मिलिटेंट्स रिक्रूट हो गए। तो ये सब देख के, ठीक है, राजनाथ सिंह ने 1 महीने के बाद फिर से फोर्सेस को बोला कि आप सीधे, आपके पास पावर है, यू कैन डू एनी काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन। तो फिर से शुरू हो गए ऑपरेशंस। महबूबा मुफ्ती उस पर डिफर कर रही थी, वो इस चीज़ के लिए नहीं मान रही थी कि आप ऐसे मत करो काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस, इसमें सिविलियंस की काफ़ी डेथ्स हो रही है। तो इसी बात पे 2019 में बीजेपी ने दिस पार्टी मीटिंग बुलाई, सब मिनिस्टर्स को बुलाया, उनने सीधे डिक्लेयर किया कि वी पुल दिस सपोर्ट फ्रॉम पीडीपी, हम अपना सपोर्ट पीडीपी को नहीं दे रहे, यानी कि 25 सीट्स चली गई, तो पीडीपी वापस आ गया अपनी 28 सीट्स पे, मेजॉरिटी वाज 44, तो सरकार गिर गई, ठीक है। तो दैट वाज गोइंग ऑन इन 2019, जून की बात है ये, जून 2019। इट वाज बाय बीजेपी जिसने छोड़ा था, नॉट बाय पीडीपी, ठीक है, नहीं, बीजेपी एक्चुअली डिक्लेयर्ड दैट वी पुल द सपोर्ट, हम पीडीपी के साथ नहीं है। जब सीट्स ही चली गई तो सरकार भी कहाँ रहती, ठीक है। तो उसी टाइम पे फिर रिजाइन किया किसने, महबूबा मुफ्ती ने, एज द सीएम ऑफ J&K। फिर कुछ टाइम तक जब ये सब चलता गया, दिस क्लास कितने बजे तक थी, होने वाली, तो so I was saying that when she resigned from the CM post, उस टाइम पे कोशिश की थी फिर एनसी और पीडीपी ने मिलने की। अब समझ गए, क्योंकि जब गवर्नर रूल लग गया, जो ही ये डिसॉल्व हो गया ना इस डेट पे, जून 2019 में जब डिसॉल्व होगी गवर्नमेंट नहीं रही, जब सपोर्ट लिया बीजेपी ने वापस, तो उस टाइम पे फिर एनसी और पीडीपी मिले थे आपस में। उन्होंने कहा कि हम सरकार बनाएंगे अब, क्योंकि उनको भी अब दिख गया था कुछ ना कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। लेकिन जब वो इंसिडेंट हो गया, जब उनने फैक्स किया था गवर्नर को कि दैट वी वांट टू क्रिएट द गवर्नमेंट पीडीपी एंड एनसी, तो वहां से कमेंट आ गया कि गवर्नर सोया था, रात में मशीन खराब थी, सुबह उठते ही उसने पहले डिसॉल्व कर दिया हाउस, यानी कि खत्म ही कर दिया हाउस को, J&K लेजिस्लेटिव असेंबली को खत्म कर दिया उसने। दैट वाज एक्चुअली जो पूरा मकसद था, हम आगे देखेंगे मकसद क्या था, ये प्लान था, हर एक चीज प्लान थी, हाउ वी हैड टू एक्चुअली गो फॉर द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370। फिलहाल यहाँ तक समझ आपको, हाउ पीडीपी वाज इन्वॉल्वड इन दिस, हाउ दे सपोर्टेड बीजेपी, हाउ बीजेपी सपोर्टेड देम, एंड हाउ बीजेपी पुल द सपोर्ट फ्रॉम दी पीडीपी, ठीक है। आज कहानी यहीं तक है, कल हम देखेंगे व्हाट हैपेंड आफ्टर दिस। यूनियन इलेक्शंस, हाँ वो तो अलग है, मैं सेंटर के साथ कुछ नहीं, हम यहाँ देखेंगे। उसी में सर सबसे ज्यादा इनको आ गया
मेंबर ऑफ हाँ बिल्कुल, 2019 में सबसे मेजॉरिटी आई थी। इंस्टेंटली बनते ही इन्होंने पहले ही उड़ा दिया। हाँ, तो वही हम कल डिस्कस करेंगे कैसे हो गया ये, हाउ दे मेड इट पॉसिबल। क्योंकि अभी तक जितना हमने सीखा इन 2 क्लासेस, हमें अभी तक इतना ही पता है कि आर्टिकल 370 नहीं हटा सकते थे, वो बहुत ही पावरफुल प्रोविजन था। सो कल मैं बताऊंगा वो हटाया कैसे, कौन से प्रोविजन बीच में लाए गए और कैसे इसको किया गया। ठीक है, तो अगर किसी को उम्मीद है कोई आगे कि आर्टिकल 370 वापस या कुछ ऐसा होगा, तो वो गलत उम्मीदें होंगी, ऐसा कुछ दिमाग में नहीं रखेंगे आप। अगर सरकार बदल भी जाती है कल को, ऐसा कभी नहीं होगा आर्टिकल 370 वापस आने वाला है। डोंट टेक इट लाइक दैट। वो तो कह रहा था राहुल गांधी I will give back the 370। ये बस कहने की बातें होती है, ठीक है। वो तो अंदर से खुश है कि किया अच्छा है, उनकी भी टेंशन खत्म हो गई। इनफैक्ट अगर कांग्रेस आएगी ना, वो और हार्ड पॉलिसीज देखोगे आप फिर, ठीक है। तो नोबडी विल डू दिस, एंड इनफैक्ट अगर ने किया तो पूरा नेशन उस पार्टी के खिलाफ हो जाएगा, पूरा इंडिया। उनको थोड़ी इतना ये ह्यूमैनिटी या कश्मीर के साथ इतना लगाव है कि पूरा इलेक्शन हार जाएंगे वहां से, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आर्टिकल 370 हम जहाँ तो लोग लड़ रहे स्टेटहुड के लिए, वो मिली किसी को अभी तक स्टेटहुड नहीं मिली ना, तो बस कौन कोर्ट के थ्रू। देखो कोर्ट, आई डोंट थिंक सो, नहीं सर मेरे हिसाब से, क्योंकि अमेंडमेंट्स जो होगी ना, आपको कल समझ आएगा हुआ क्या। कल मैं आपको पूरा बताऊंगा। हाँ सर